चलो, आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज की संरचना। जैव अणु के इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। हमने देखा जैव अणु क्या होता है, हमने यह भी देखा कि जैव अणु में प्रमुख जैव अणु कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मोनोकार्बोहाइड्रेट, ओलिगो और फिर पॉली, इसे हम सैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। फिर मोनोसैकेराइड का हमने वर्गीकरण किया, हमने देखा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और कार्बन की संख्या पर इसका नाम भी किया जा सकता है। फिर प्रमुख मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमने पढ़ा ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? ग्लूकोज के बारे में। हमें पता चला ग्लूकोज जो है पौधों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पौधे से हम इसको प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा हम ग्लूकोज के रूप में ही ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज को बनाने का तरीका भी हमने सीख लिया कि सुक्रोज के माध्यम से, सुक्रोज का जल अपघटन करवा दो या स्टार्च का जल अपघटन करवा दो, आपको ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। अब आप बताइए कि औद्योगिक विधि कौन सी है ग्लूकोज प्राप्त करने की, सुक्रोज से कि स्टार्च से? हाँ, स्टार्च के माध्यम से उद्योग में ग्लूकोज को बनाया जाता है। ठीक है, इसमें केवल और केवल ग्लूकोज की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अब हमें यह सीखना है कि जो ग्लूकोज होता है, मतलब आज का टॉपिक है ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज हम ये सीखेंगे कि ग्लूकोज की संरचना कैसे स्पष्ट हुई। मतलब हमें ये फार्मूला तो पता है, ग्लूकोज का फार्मूला पता है C6H12, ये तो हमें पता है। देखो ग्लूकोज की संरचना C6H12O6 होती है। अब ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है। इसे हम अणु सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये अणु सूत्र है, लेकिन इसकी संरचना कैसे होगी ये हमें समझना है। तो इसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयोग हैं, एक एक करके हम सारे को सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो है, जल्दी से पहला पॉइंट हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग नहीं बना, सीधा पहला पॉइंट बनाओ। ठीक है, हाँ, पहले पॉइंट में आप लोग लिखिए प्रतिशतता के आधार पर। पहला पॉइंट है प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर इसका अणु सूत्र, प्रतिशतता के आधार पर इसका अणु सूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर, HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह नॉर्मल हेक्सेन देता है। हाँ, नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो यह सिद्ध करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। सभी 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। सभी 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। हो गया? चलिए इस पॉइंट का मतलब समझिए। देखिए सूत्रों के अनुसार, मतलब प्रतिशत के आधार पर पता चला इसका फार्मूला तो ये होगा। अब C6 जो होता है बेंजीन में भी तो होता है, लेकिन क्या बेंजीन की संरचना खुली श्रृंखला है? क्या बेंजीन तो बंद श्रृंखला है। तो इसमें कौन सी श्रृंखला होगी, खुली श्रृंखला है कि बंद श्रृंखला है? यह पता करने के लिए इसका अभिक्रिया किसके साथ करा जाता है? HI के साथ। HI के साथ जब इसको लंबे समय तक गर्म किया जाए, मतलब काफी देर तक गर्म किया जाता है, तो इसमें नॉर्मल हेक्सेन का मतलब क्या होता है? सीधी श्रृंखला का हेक्सेन। ठीक है, ये इसको कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन। सब सिंगल बॉन्डेड है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड में ANE जुड़ता है, इसका नाम क्या है? हेक्सेन। सीधी श्रृंखला इसलिए क्या बोलेंगे? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो नॉर्मल हेक्सेन दे रहा है, सीधी श्रृंखला है। या खुली श्रृंखला है कि बंद श्रृंखला है? बताओ। खुली श्रृंखला है, जो यह प्रूफ कर रहा है कि इसमें जितने भी कार्बन है वो सब कैसे हैं? खुली श्रृंखला वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ बंद श्रृंखला प्राप्त होता तो हमें पता चलता है ग्लूकोज भी कैसा है? बंद श्रृंखला का है। बात समझ पा रहे हो? कहने का मतलब कोई यौगिक खुली श्रृंखला का है या बंद श्रृंखला का है, कार्बनिक यौगिक है, अगर उसकी अभिक्रिया हम HI के साथ करवा दे तो HI अगर खुली श्रृंखला का यौगिक यहाँ बनाता है, कोई एल्केन साइक्लोहेक्सेन बनाता, अगर ये साइक्लोहेक्सेन बनाता, मतलब बंद श्रृंखला का हेक्सेन बनाता, तो हम कह देते कि ये ग्लूकोज का जो कार्बन छठो है ये बंद श्रृंखला वाला है। लेकिन यहाँ पर कैसा मिला हुआ है? खुली श्रृंखला का हेक्सेन मिल रहा है, इससे प्रूफ होता है इसमें जो भी कार्बन है वो भी कैसे हैं? खुली श्रृंखला वाले।
समझ पा रहे हो? तो ये HI के साथ खुली श्रृंखला प्राप्त हुई, इसलिए हम कह देंगे ग्लूकोज में जितने कार्बन होंगे वो सभी कैसे हैं, खुली श्रृंखला। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट, इसको नोट कर लो फटाक से, ये दूसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। चलिए देखिए, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीन देता है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीन देता है, ऑक्सीन एक ऑक्सीन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ऑक्सीन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर सायनोहाइड्रिन देता है, सायनोहाइड्रिन देता है। जो यह सायनोहाइड्रिन देता है, हाइड्रिन देता है, जो यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, जो यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है। डन? चलिए देखिए, एक बात बताओ, थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले में एक अपक्रिया ऐसे बताया था कि ऐसे C डबल बॉन्ड रहेगा, O रहेगा, साथ में आप एक काम करना, NH2 और Z, NH2Z के साथ अपक्रिया करवा दो। क्या बाहर निकलता था? H2O बाहर निकलता था, जो बचता था वही लिखते थे। अब Z का अलग अलग मान अलग अलग यौगिक बनाता था, जैसे हाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, है ना, सिप क्षारक, ऑक्सीन बनाता था कि नहीं बनाता था? तो ये अपक्रिया भी वैसी है। और ये देखो, ये अपक्रिया किसके साथ होता था? जिसमें क्या रहता है? C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनिल समूह। अगर ये अपक्रिया होगा, इसका मतलब तभी होगा जब उसमें क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O। ग्लूकोज में ये C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है, इसलिए इसको पता करने के लिए हम इसकी अपक्रिया किसके साथ करवाएंगे? इसी के साथ करवा के चेक करेंगे। अगर ये अपक्रिया हुई तो इसका मतलब ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O समूह है, और अगर अपक्रिया नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है। तो अपक्रिया होने पर देखते हैं क्या बनता है। देखिए, अब इसकी अपक्रिया हम करवा रहे हैं NH2, और यहाँ पर किसके साथ अपक्रिया करवाई गई है? जो है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब एमीन के साथ में OH ग्रुप लेना है। क्या लेना है? OH ग्रुप। अब आप सभी जानते हो, जो अपक्रिया भी करवाए थोड़ी देर पहले, क्या निकलता है? H2O निकाल देंगे। H2O निकलेगा तो क्या बनेगा बताइए? जो बचा है उसे लिख दो। क्या है? CH है। CH के साथ कौन जुड़ जा रहा है? N जुड़ जा रहा है। साथ में कौन है? OH है। फिर नीचे CHOH कई बार है? 4 बार है। और फिर लास्ट में क्या है? CH2। मतलब ये अपक्रिया हो रही है, और वही पहले की तरह H2O निकल रहा है। ये कब होता है अपक्रिया? जब इसमें कौन सा समूह होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब यहाँ पर जो समूह है वो कौन सा है? C डबल बॉन्ड O। इसको फिर से कंफर्म करने के लिए एक और अपक्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इसी को CHO को, मतलब ग्लूकोज को, CHOH है 4 बार, नीचे है CH2OH। ये कंफर्म करने के लिए कि ये अपक्रिया सच में हो रही है, फिर से एक अपक्रिया करवाते हैं HCN के साथ करवाते हैं। ठीक है, हाँ, HCN के साथ अपक्रिया करवाने पर क्या होता है? यहाँ पर आप देखो, CHO को अगर हम दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। CHO डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है, और साथ में इधर कौन रहता है? अब आप सभी जानते हो क्रिया कैसे होती है। ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इस बंध को खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। यहाँ HCN किस में टूटता है? H प्लस CN माइनस। अब इसके बाद तो आप समझ रहे हो क्या करना है? प्लस माइनस, ये प्लस इस माइनस के पास आ गया, और ये माइनस इस प्लस के पास आ गया। अब यहाँ पर क्या बनना है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। C के साथ H पहले से जुड़ा है, C के साथ कौन जुड़ने आ गया है? CN। कौन जुड़ने आ गया है? CN। उसके बाद यहाँ देखो, ऑक्सीजन C के साथ जुड़ा हुआ है, और उस ऑक्सीजन से जुड़ने कौन आया है? H। अब बाकी नीचे क्या था? CHOH कई बार, 4 बार, और सबसे नीचे क्या था? CH2OH। जैसे था वैसे लिख दिया गया। मतलब यह अवक्रिया हो रहा है, और यह अवक्रिया ये साइनोहाइड्रिन कह लो, ठीक है, यह हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अवक्रिया,
और ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया संपन्न हो रहा है। यह अपक्रिया उसी कंडीशन में हो सकता है जब किसी के पास C डबल बॉन्ड O रहता है। जब किसी के पास C डबल बॉन्ड O रहता है, C डबल बॉन्ड O का नाम क्या है बच्चों? कार्बोनिल समूह। अगर किसी के पास कार्बोनिल समूह है तभी वो इस प्रकार की अपक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। और ग्लूकोज इस प्रकार की अपक्रिया प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज में ये समूह मौजूद है। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट अभी आपने पढ़ा है, तीनों पॉइंट को समझ लो। प्रतिशतता के आधार पर पता चला कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ये तो केवल सूत्र की बात हुई, लेकिन रसायन विज्ञान में हम पूरी संरचना देखते हैं। संरचना के बाद उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब वो प्रकाश को किस तरफ मोड़ता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमने क्या किया, पहला इसका सूत्र हमें पता चल गया, अच्छी बात है। दूसरा हमने क्या किया, इसको HI के साथ गर्म किया। HI के साथ गर्म करने पर हमें खुली श्रृंखला का एक्शन मिल जाता है, जो ये बताता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसमें भी कार्बन कैसे हैं, खुली श्रृंखला में। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसकी अपक्रिया हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, तो देखते हैं अपक्रिया होती है और अपक्रिया होकर बना लेता है कुछ। ये जो ऑक्सीम बना रहा है इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीम। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड एन के साथ जुड़ जाता है OH के साथ तो ये ऑक्सीम कहलाता है। ठीक है, फिर इसको फिर से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं, फिर से अपक्रिया हो जा रही है। तो ये अपक्रिया बार बार होना प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज में कोई समूह मौजूद है जिसका नाम क्या है, कार्बोनिल समूह। क्योंकि अपक्रिया तभी हो सकती है जब क्या रहता है, कार्बोनिल समूह। ठीक है, तो तीन चीज पता चला, सूत्र पता चला, खुली श्रृंखला है ये पता चल गया, और इसमें CO समूह है ये पता चल गया। जल्दी से ये नोट करो आप अपक्रिया। हाँ जी, ले रहे हैं ये अपक्रिया, जल्दी से नोट करिए। चलो है, पूरे क्रम को समझो। तुम लोग 12वीं में हो, तुम लोग अपना देखो, 11 वालों में देखो, लोग अगले साल पेपर देंगे। ठीक है, चलो देखो, पहला हमें पता चला इसका सूत्र क्या है, C6H12O6। अब ऐसे सूत्र की कई संरचनाएं हो सकती है, तो इसकी संरचना क्या है, तो हमने देखा है HI के साथ गर्म करने पर खुली श्रृंखला का एक्सेल मिलता है। इसका मतलब इसमें भी कार्बन कैसा है, खुली श्रृंखला का। फिर हमने देखा कि ये जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया करने पर जो पदार्थ बना रहा है यानी ऑक्सीम बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑक्सीम बना रहा है। या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन बना रहा है, क्या बना रहा है, साइनोहाइड्रिन बना रहा है। तो ये ऑक्सीम और साइनोहाइड्रिन का बनना बता रहा है कि इसमें जरूर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब हमारे सामने समस्या क्या है, समस्या यह है कि कार्बोनिल समूह वाले यौगिक कई होते हैं। कार्बोनिल में आपका एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है, एस्टर भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है। तो कौन सा कार्बोनिल समूह है ये, है ना। हाँ, ये कौन सा कार्बोनिल समूह है ये चेक करना है अब। ठीक, तो अगली अपक्रिया करवाते हैं, चेक करते हैं कि ये कौन सा कार्बोनिल समूह है। चलो चौथा पॉइंट फटाक से लिख लो थोड़ा सा। ग्लूकोज, चौथा पॉइंट है ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल, ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल ब्रैकेट में लिखना कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जो यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अब ये जो है प्रयोग समझने के लिए थोड़ा सा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको याद हो अल्कोहल वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री का अल्कोहल अगर है प्यारे बच्चों, और इसका हम लोग करवा दे ऑक्सीकरण के MnO4 के प्रेजेंस में या CrO3 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता था, ये एल्डिहाइड बनता था कि नहीं बनता था, एल्डिहाइड बन जाता था। और फिर से अगर इसका ऑक्सीकरण हो जाए तो ये क्या बनाता था, कार्बोक्सिलिक बनाता था कि नहीं बनाता था ना। अब ध्यान से समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये बना, और इसका ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ग्लूकोज था ऐसे,
ग्लूकोज था बेचारा ऐसे। अब इसमें बहुत दुर्बल ऑक्सीकारक, मतलब साधारण परिस्थिति में ऑक्सीकरण ना हो पाए ऐसा कुछ, ठीक है। तो बहुत दुर्बल मतलब ब्रोमीन के साथ जल की उपस्थिति, ये भी ऑक्सीकरण करवाता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो ये बहुत दुर्बल ऑक्सीकारक इसमें मिलाया गया, तब वो बेचारा इसका जो है ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीकरण होके क्या हो जाता है, ये CHO यहाँ चेंज हो जा रहा है किसमें, COOH में। बाकी जो जैसे वैसे छाप दो, CHOH का होल 4 और नीचे क्या है CH2OH, ठीक है। इस बने हुए यौगिक का नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल। और एक बात बताओ, किस यौगिक का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है? किस यौगिक का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, बताइए आप। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना हुआ है ऑक्सीकरण द्वारा, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ जब ये प्राप्त हुआ है? किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त हो रहा है बताओ? CHO का ऑक्सीकरण हो रहा है, तभी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तभी बनेगा जब ऑक्सीकरण होगा किसका, एल्डिहाइड, ठीक है। आप कह सकते हो कि अरे सर जी एल्कोहल लिए थे, एल्कोहल इसमें चेंज होकर ये बना है, तो आप तो कह सकते हो सर एल्कोहल हो सकता है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर एल्कोहल होता तो क्या एल्कोहल में कोई कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है क्या? नहीं, कार्बोनिल किसमें रहता है, एल्डिहाइड में। इसका मतलब यहाँ पर जो भी देखो तीसरे प्रयोग में आपने क्या सीखा, तीसरे प्रयोग में आपने सीखा कि कोई कार्बोनिल मौजूद है। अब कौन सा कार्बोनिल है ये हमें पता लगाना था, तो हमने अब क्रिया करवा दिया दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ, तो इसका ऑक्सीकरण होकर COOH बन जा रहा है। तो COOH का बनना यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाना, ये बता रहा है कि ये केवल एक ही चीज बना सकता है, कौन, CHO। कौन बना सकता है, CHO। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह था वो कोई और नहीं था बल्कि कौन था, CHO था। तो CHO का होना प्रूव करता है ये वाले क्रिया दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए हमें कैसे पता, या आप कैसे पता करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए कैसे पता करेंगे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो आपको क्या करना होगा, आपको साइनोहाइड्रिन ऑक्सीन बनाना होगा। कैसे बनाओगे आप, उसकी हाइड्रोक्सिलेमिन से क्या करो, तीसरा वाला प्रयोग भी जो पढ़े हो, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ करवा दो या HCN के साथ करवा दो, पता चल जाएगा कार्बोनिल है। अगर सवाल ये पूछ ले कैसे पता करोगे कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वो एल्डिहाइड है, तो क्या करोगे आप, दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया करवा दोगे, ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, मतलब ये क्या रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा। कंसेप्ट समझ पा रहे हो, फटाक से इसको नोट कर लेंगे। चलो एक बार फिर से इस पॉइंट को समझ लो। अल्कोहल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बना लेता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक। यानी अगर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सीकरण से बन रहा है तो निश्चित रूप से जो पदार्थ लिया गया है वो कोई और नहीं क्या रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा। क्या रहेगा, एल्डिहाइड। यहाँ ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक बन रहा था, यानी जो लिया गया पदार्थ है वो कोई और नहीं, कौन है, एल्डिहाइड। समझ पाए? चलिए अब अगला देखते हैं। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज का सूत्र ये है, ग्लूकोज की श्रृंखला सीधी है। यह भी कंफर्म हो गया कि इसमें C+O समूह है, और वो C+O समूह कोई और नहीं, CHO है। इतनी बात पता चल गई है। एक कार्बन का सब कुछ पोस्टमार्टम हो गया, 5 कार्बन की स्थिति पता करनी है कि वो कैसे है, क्या है, ठीक है। चलिए एग्जाम में आता है और कंपटीशन में भी आता है, ध्यान से पढ़िए। पांचवा फटाक से लिखो तो, ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलन, एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलन से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जो ग्लूकोज में एसीटेट बनाता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूहों, जो ग्लूकोज में 5 OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। 5 OH समूहों की उपस्थिति, 5 OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है, पुष्टि करता है। चलिए समझिए, एक कार्बन की स्थिति हमें समझ में आ गया कि पहला वाला कार्बन यहाँ पर क्या है, CHO। अब बाकी यहाँ पर जो है, अभी तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन ये क्या यही है, ये पता करना है। अभी
ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। आओ इस केस को सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखें, इस समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तब वो शायद समझ में आ जाए, तो ध्यान से देखो पहले। तो देखो एक कार्बन की स्थिति क्लियर हो गई है, बाकी 5 का देखिए क्या करते हैं। आपने लिखा हुआ है इसकी अभिक्रिया करवाता है एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 मोल। 5 मोल का मतलब ये कई बार रहेगा 5 बार। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर देखो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अगर हम अल्कोहल से करवाते हैं तो यहाँ से हमेशा एसिटिक एसिड यानी CH3 डबल OH निकलता है। यानी यहाँ से क्या निकलेगा? CH3 डबल O निकलेगा, और OH अगर कहीं पर रहेगा तो वहां से क्या निकलेगा? H निकलेगा। क्या निकलेगा? H। तो देखो ध्यान से, 4 H यहाँ से निकला और 1 H यहाँ से निकला, तो 5 मोल ये है ना। तो ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाएंगे। आप बताओ क्या निकल रहा है 5 मोल का? CH3 डबल O साथ में H, CH3 डबल O साथ में H, ये निकल गया है। अब देखो क्या बन रहा है। बन रहा है यहाँ है CHO, तो हमने लिख दिया CHO, नीचे है CH साथ में O। इस ऑक्सीजन से अब कौन जुड़ेगा? ये डबल बॉन्ड वाला C, उससे कौन जुड़ा है? CH3। अब ये यहाँ पर कई बार है? 4 बार। कई बार है? 4 बार। और फिर नीचे क्या है? CH2 और O है, उसके साथ फिर से कौन जुड़ेगा? यही CO CH3। बोलो समझ पा रहे हो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो ये देखो पेंटा, यही चीज एक बार यहाँ पर जुड़ा है, 4 बार यहाँ पर जुड़ा है, मतलब कई बार जुड़ा है? 5 बार। तो पेंटा एसीटेट का बनना ये बता रहा है, पेंटा बना है। पेंटा मतलब क्या? 5, कि इसने 5 OH के साथ अभिक्रिया किया है। कितने OH के साथ अभिक्रिया किया है? 5। ध्यान से समझना ये प्रयोग। पेंटा एसीटेट का बनना ये बता रहा है कि इसने 5 OH के साथ अभिक्रिया किया है, अर्थात ग्लूकोज में कितने OH मौजूद हैं? 5। अब एक बात बताओ, एक कार्बन तुम्हें पता है कि वो CHO है, वो तो OH नहीं है, तो कितने कार्बन बचेंगे? 5 ही कार्बन बचेंगे। यानी उन 5 कार्बन पे कौन मौजूद है? OH मौजूद है, तभी तो ये अभिक्रिया हो रही है। अब एक चीज और, ये बात तो कंफर्म है कि 5 कार्बन पर OH है, तो क्या एक ही कार्बन पर 5 OH जुड़ेंगे कि 2 कार्बन पर 2-2 जुड़ेंगे? कैसे व्यवस्था होगी ये कैसे पता चलेगा? अब यहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा है, हम तो इसको प्रयोग में कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान समझिए, आपको पता है क्या किसी एक कार्बन पर 2 OH एक साथ आ सकते हैं क्या? क्या वो स्थायी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। और ये स्थायी है, इसका मतलब प्रत्येक OH केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक OH कितने कार्बन से जुड़ा है? एक OH। अर्थात ये संरचना कैसी होनी चाहिए? ये संरचना ऐसी होनी चाहिए कि पहले कार्बन पर तो CHO कंफर्म है, अब बाकी यहाँ पर जैसे है इसके साथ OH होना चाहिए, एक और कार्बन रहेगा उसके साथ OH होना चाहिए, एक और कार्बन रहेगा उसके साथ भी OH होना चाहिए। ऐसे 4 कार्बन रहेंगे और एक और निचवा कार्बन होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए? OH। ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक कार्बन के पास 5 कार्बन के पास क्या होना चाहिए? OH। 5 तो OH होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 तो एसीटेट बन रहा है। 5 एसीटेट तभी बनेगा जब 5 तो क्या होना चाहिए? OH। क्या ये बात समझ में आई है? तो इसमें 5 तो OH समूह है, यह हमें एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया से पता चला है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? देखिए अभी तक हमें क्या पता चला? हमें पता चला पहला कि इसकी संरचना जो है प्रतिशतता के आधार पर इसका जो सूत्र है वो C6H12O6 है। फिर हमें पता चला कि खुली श्रृंखला की बंद श्रृंखला, तो हमने HI के साथ अभिक्रिया करवा दिया। HI के साथ अभिक्रिया करा के गर्म करने पर पता चला कि खुली श्रृंखला का हेक्सेन बन रहा था, इसका मतलब ग्लूकोज कैसा है? खुली श्रृंखला है। क्लियर हुई बात? चलो, ग्लूकोज खुली श्रृंखला है, ऐसे खुली श्रृंखला है, ये पता चला HI के साथ में। उसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने इसका HCN के साथ अभिक्रिया करवा दिया, NH2OH के साथ अभिक्रिया करवा दिया, तो वहां पता चला कि ग्लूकोज में यहाँ पर मौजूद है C डबल बॉन्ड O। अब वो C डबल बॉन्ड O कौन है ये पता करने के लिए इसका अभिक्रिया हमने किसके साथ करवा दिया? इसका ब्रोमीन जल के साथ करवा दिया, तुरंत ऑक्सीकृत हो गया। इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड O कोई और नहीं था बल्कि कौन था? ये एल्डिहाइड था, CHO था, ठीक है। अब एक कार्बन तो कंफर्म हो गया, बचे 5 की स्थिति क्या है ये पता करने के लिए हमने इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवा दी। इसके साथ अभिक्रिया करने पर हमें मिल रहा है 5 एसीटेट, यानी बचे हुए 5 कार्बन पर क्या रहेंगे? OH रहेंगे। और ये स्थायी यौगिक है, यानी सभी OH प्रत्येक कार्बन पर रहेंगे, यानी किसी भी कार्बन पर 2 OH नहीं है, प्रत्येक कार्बन पर कितने OH रहेंगे? 1 OH रहेंगे। यहां तक बात कंफर्म हो गई है। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिए,
अभी नोट नहीं किया क्या? ये वाला नोट कर लियो ना, इसको नोट नहीं करना है, ये सही संरचना अभी बना नहीं है, अभी केवल इतना पता चला है। ठीक है, हो गया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए 5वां पॉइंट था, 6वां पॉइंट पे आ जाओ फटाक से। 6वां पॉइंट लिखो तो। हाँ लाइट जलवा रहे हैं, हाँ बारो। चलो लिखो, अगला पॉइंट लिखो। ग्लूकोज तथा, हाँ ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा, दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सैकैरिक अम्ल बनाते हैं, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। जो ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल, जो ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति दर्शाता है, जो ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति दर्शाता है, एल्कोहल समूह की उपस्थिति दर्शाता है, प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति दर्शाता है। चलो ध्यान से समझो, समझ लो फिर बतियाओ आराम से। यहाँ ग्लूकोज लिखा गया है और यहाँ जब COOH हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये ग्लूकोनिक अम्ल है, तो चाहे ग्लूकोज लो चाहे ग्लूकोनिक अम्ल लो, दोनों का यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं तो जहां जहां, एक बार बताओ ध्यान समझो, अभी आपको बताया गया था कि अगर एल्कोहल हम 1 डिग्री का लेंगे, 1 डिग्री का एल्कोहल ऑक्सीकरण से क्या बनाता है? एल्डिहाइड यानी CHO, और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में, है ना। यानी अगर एल्कोहल होगा तब भी हमें कार्बोक्सिलिक मिलेगा और एल्डिहाइड होगा तब भी क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक। ये बात क्लियर हो रही है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। अब यहाँ देखो, यहाँ एल्डिहाइड है तो किसमें चेंज हो जाएगा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप? ये एल्डिहाइड है, किसमें चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड किसमें चेंज हो रहा है? कार्बोक्सिलिक। हाँ बाकी अच्छा एक चीज बताओ, कौन सा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा? 1 डिग्री का ना। अब यहाँ हम पता कर रहे हैं कि देखो, हमें ये तो पता चल गया कि प्रत्येक कार्बन पर OH है, लेकिन कितने कार्बन 1 डिग्री वाले हैं, कितने 2 डिग्री वाले हैं, ये भी तो पता करना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है 1 डिग्री वाला एल्कोहल कितना है। तो 1 डिग्री वाला अगर एल्कोहल होगा तो चेंज होगा किसमें? कार्बोक्सिलिक में। तो चलो देखो, CHO तो चेंज हुआ किसमें? COOH में। ये CHOH जैसे था ये चेंज नहीं हो रहा है, ये वैसे का वैसे बना हुआ है, लेकिन ये CH2OH चेंज हो गया। CH2OH चेंज हो गया किसमें? COOH में। ये किसमें चेंज हो गया? COOH। यहाँ तो COOH रह गया, लेकिन लास्ट का CH2OH चेंज हो गया किसमें? COOH में। कुल मिलाकर यहाँ या तो पहला कार्बन बदल रहा है और या तो लास्ट वाला, या तो पहला कार्बन या तो लास्ट वाला, यानी या तो पहला कार्बन 1 डिग्री का होगा या तो लास्ट वाला। अब पहला कार्बन तो CHO है, उसको छूना ही नहीं है, तो लास्ट वाले की डिग्री क्या है? 1। ठीक है, हाँ लास्ट वाला कार्बन इसमें से कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का है। एल्कोहल तो सभी हैं, लेकिन केवल लास्ट वाला कार्बन का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, अन्य किसी का 1 डिग्री एल्कोहल नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है। क्लियर हुई बात? एक बार फिर से मैं 5-6 पॉइंट बता देता हूं। पहले पॉइंट में हम सीखते हैं कि ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। दूसरे पॉइंट में सीखते हैं कि ग्लूकोज एक खुली श्रृंखला का कार्बन है। क्यों? क्योंकि यह चाय के साथ गर्म करने पर वो खुली श्रृंखला का हेक्सेन बना रहा है। फिर तीसरे पॉइंट में हम ये सीखते हैं कि अगर इसकी अपक्रिया HCN से करवा दें या इसकी अपक्रिया NH2OH से करवा देते हैं तो यह अपक्रिया कर लेता है, और अपक्रिया वही करता है जिसके पास C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल समूह होता है। यह भी अपक्रिया कर रहा है, यानी ग्लूकोज के पास भी कार्बोनिल समूह है। अब हमारे पास प्रश्न ये था कि कार्बोनिल समूह कौन है? क्या एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, क्या है? तो हमने इसकी अपक्रिया करवा दी किसके साथ? किसके साथ करवा दिए?
ब्रोमीन जल के साथ जो दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो उसके साथ भी अपक्रिया करके तुरंत कार्बोक्सिलिक बना रहा है, और ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकता है। तो पता चल गया कि वो कार्बोनिल समूह कोई और नहीं, कौन था? एल्डिहाइड था। क्लियर हुई बात? अब एल्डिहाइड में पहले कार्बन का पता चल गया, बाकी 5 कार्बन कौन है? तो बाकी 5 कार्बन को पता करने के लिए हमने अपक्रिया करवा दिया एसीटेट से, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो यहाँ पर 5 एसीटेट बना रहा है, यानी बाकी 5 कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये अपक्रिया तभी करेगा जब यहाँ पर OH रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? OH, ये कंफर्म हो गया। अब इसमें से कितने कार्बन जो है 1 डिग्री के हैं, कितने 2 डिग्री के हैं, ये पता करना था। तो पहले 1 डिग्री पता कर लेते हैं फटाक से। तो पता चलता है कि ये सभी ऑक्सीकृत होकर केवल जो 1 डिग्री का होगा वही तो कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। 2 डिग्री तो कीटोन में चेंज होता है, 3 डिग्री चेंज ही नहीं होता है ना। तो यहाँ कीटोन तो कोई बना नहीं रहा है, यानी कोई 2 डिग्री वाला इसमें है नहीं। अच्छा, हम केवल नॉर्मल ऑक्सीकरण ही तो करवा रहे हैं, नॉर्मल। हाँ, इसमें OH है, तो OH पहले चेंज होगा किसमें? CHO में, और CHO फिर किसमें चेंज होगा? C OH में। तो क्या बना ले रहा है? COH। यानी ये कौन है? 1 डिग्री वाला एल्कोहल। कौन है? 1 डिग्री वाला एल्कोहल। समझ गए? तो ये 1 डिग्री वाला एल्कोहल है, तभी तो COH में चेंज हो गया। तो पता चला कि या तो पहला या तो लास्ट वाला ही 1 डिग्री का है। पहला तो CHO कंफर्म था, तो लास्ट वाला 1 डिग्री का निकलेगा। बोलो, यहाँ तक बात कंफर्म हुई? हाँ, चलो इसको नोट किया कि नहीं? अभी फटाक से कर लीजिए। हो गया सबका? चलिए अब देखो, अगर लिख लिया हो तो थोड़ा एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे सारे बच्चे। 6 एक्सपेरिमेंट था ग्लूकोज की संरचना को स्पष्ट करने के लिए, यही 6 था, ठीक है, जिससे ग्लूकोज की संरचना पता चलती है। इसमें से 6 में से 1 या 2 आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिए, ठीक। देखिए, ग्लूकोज की संरचना हम लोग कैसे पहचान रहे हैं? प्रतिशतता के आधार पर पता चला कि अणुसूत्र क्या होगा? C6H12O6 होगा। अब इस अणुसूत्र की कई सारे यौगिक बन सकते हैं, खुली श्रृंखला का बन सकता है, बंद श्रृंखला का बन सकता है। तो हमने क्या किया? हमने इसका अवक्रिया HI के साथ करवा दिया, ठीक है। तो पहला क्या था? अणुसूत्र C6H12O6, ठीक है। दूसरा क्या? अवक्रिया HI के साथ। HI के साथ क्या मिलता है? खुली श्रृंखला, यानी ग्लूकोज क्या है? खुली श्रृंखला। तीसरा हम क्या करते हैं? NH2OH के साथ अवक्रिया करवाते हैं या HCN के साथ अवक्रिया करवाते हैं। यह अवक्रिया तभी होती है जब C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है, और यह अवक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O मौजूद है। अब ये C डबल बॉन्ड O कौन था? ये प्रश्न था। तो हम अगला पॉइंट लिखते हैं, चौथा पॉइंट क्या लिखते हैं? कि हम इसकी अवक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवा देते हैं, और ये तुरंत चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, जो बता रहा है कि ये C डबल बॉन्ड O कोई और नहीं, एल्डिहाइड था, ठीक है। 4 पॉइंट कंफर्म हुआ। अब 5वां हम देखते हैं कि हमने पेंटा एसिटिक, ये जो आपका था एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ अवक्रिया करवा दिया, तो पेंटा एसिटेट बना रहा है, यानी 5 जगह CH निकला है, यानी 5 जगह OH था, ये कंफर्म हो गया। फिर 6वां हम देखते हैं कि 6वां में ये बार बार चेंज होकर COOH बना रहा है, पहला और लास्ट वाला कार्बन, जो बता रहा है कि पहला और लास्ट वाला कार्बन ही 1 डिग्री के अल्कोहल है, बाकी सब 2 डिग्री वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिग्री का पता चल गया। इस तरीके से इतने सारे प्रयोग हुए। फिर लास्ट में कई अन्य गुणों का अध्ययन करके फिशर नाम के वैज्ञानिक, ठीक है, हाँ फिश से याद करना मछली, ठीक है। तो फिशर नाम के जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि वास्तविकता में जो ग्लूकोज होता है उसकी संरचना, हाँ वास्तव में जो ग्लूकोज होता है, कई गुणों का उन्होंने अध्ययन किया। तब उन्होंने बताया कि ग्लूकोज की संरचना कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर CH आता है, बीच में ऐसे 4 सीढ़ियां लगानी है आपको, लास्ट में आपको क्या लिखना है? CH2OH। याद करना है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां कार्बन है। तीसरे कार्बन को पकड़ के आपको लास्ट में क्या लगा देना है? OH। तीसरे कार्बन के लेफ्ट में आपको H लगाना है। बाकी सभी कार्बन के पास OH कहाँ रहेगा? राइट साइड में। और प्रयोग द्वारा आपने देखा था कि सभी कार्बन के पास केवल OH का रहेगा, एक तो, यानी बाकी वैलेंसी किसके साथ पूरी होनी है? H के साथ पूरा होना है। ये संरचना है, किसकी संरचना है? ग्लूकोज की। हाँ, ये ग्लूकोज की संरचना है, किसने दिया हुआ है? फिशर ने। तो लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अनेक अन्य गुणों का अध्ययन करने के पश्चात, अनेक अन्य गुणों का अध्ययन करने के पश्चात फिशर, अनेक अन्य गुणों का अध्ययन करने के पश्चात फिशर ने ग्लूकोज की निम्न संरचना प्रतिपादित की। हाँ, फिशर ने ग्लूकोज की निम्न संरचना प्रतिपादित की। लिख लीजिए, इसे कहेंगे D+ ग्लूकोज, इसको कहेंगे D+ ग्लूकोज। अभी हम D+ क्या होगा आगे चलेंगे, चक्रीय संरचना में समझेंगे नेक्स्ट डे।
हो गया, ये ही लिखना है। हो गया, हाँ वेरी गुड। बाकी बच्चे एक बार सुनते रहे ध्यान से, इसको लर्न कर लो, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, ठीक है, लर्न कर लो सारे बच्चे। ग्लूकोज की संरचना का स्पष्टीकरण कुल 6 पॉइंट में हम लोग करते हैं। पहले पॉइंट में हम देखते हैं उसका सूत्र क्या है, दूसरे पॉइंट में HI से क्रिया करवाते हैं, तीसरे पॉइंट में HCnNH2OH से क्रिया करवाते हैं, चौथे पॉइंट में ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करवाते हैं, पांचवें पॉइंट में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं, और छठवें पॉइंट में ऑक्सीकरण करवाते हैं, साइक्लिक अम्ल बनवा देते हैं, ठीक है। बस ये 6 पॉइंट है, बाकी लास्ट में फिर बता देते हैं कि इसकी संरचना ऐसी ही होती है, ठीक है। अभी इसकी संरचना का हम चक्रीय संरचना का स्पष्टीकरण करेंगे। अभी तो हमने केवल ग्लूकोज की संरचना देखा है, कल हम देखेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ट्रिक जो है ट्रिक के तरीके से समझोगे कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। और एक बात, आपका होमवर्क ये है, कल आओगे तो ये 6 के 6 पॉइंट पहले मैं प्रत्येक विद्यार्थी से पूछूंगा, उसके बाद मैं इसके बाद जो है आगे चक्रीय संरचना को स्पष्ट करूंगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट जो आज बताए गए हैं इसे कल आप लर्न करके आएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी चक्रीय संरचना बचा है, बंद करो यार, अरे कितना